जय हिंद। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज जीएस प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे जो आपके जो भी एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो पहला क्वेश्चन आइए देखा जाए हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। क्वेश्चन पहला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, विकल्प आप ले लीजिए। पहला विकल्प है सरदार सरोवर बांध, दूसरा विकल्प है टिहरी बांध, तीसरा विकल्प है भाखड़ा नांगल बांध और चौथा विकल्प है रिहंद बांध। तो देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। अब इसमें सब पर हम लोग पॉइंट देख ले रहे हैं कौन किस लिए मशहूर है। तो देखिए, टिहरी बांध पूछा जा सकता है किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड यानी यूके उत्तराखंड में है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा 8वां बांध है। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो 8वां बांध है ऊंचाई में। इधर देखिए सरदार सरोवर बांध है, तो यह जो है गुजरात में पड़ता है, गुजरात राज्य में पड़ता है। इसको गुरुत्वाकर्षण बांध भी कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बांध। यह गुरुत्वाकर्षण बांध है। और नदी पूछे तो नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में है, गुरुत्वाकर्षण बांध है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का 8वां नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो टिहरी है और विश्व स्तर पर 8वां क्रम है। भाखड़ा नांगल बांध यह भारत का दूसरा स्थान पर सबसे ऊंचा बांध है। अच्छा, इसको पूछा जा सकता है कि किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। नदी पूछे तो सतलज नदी, सतलज नदी। रिहंद बांध यह उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। नदी पूछे तो रिहंद नदी। और सोनभद्र जिला। तो हमको लग रहा है इसमें पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। किस नदी पर, भागीरथी नदी पर है। राज्य पूछे तो उत्तराखंड में। यह विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है, गुरुत्वाकर्षण बांध भी कहा जाता है, नर्मदा नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचा बांध है, हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है। टिहरी बांध उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी पर, सोनभद्र जिला में। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है। तो इसमें विकल्प पहला है मस्तिष्क, दूसरा विकल्प है हृदय, तीसरा विकल्प है गुर्दा और चौथा विकल्प है पेट की बीमारी। तो ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है, तो हृदय के लिए किया जाता है। कभी कभी ईसीजी का पूरा नाम पूछ देता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कार्डियोग्राफी। ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। यह किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है, तो हृदय की गति नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। तीसरा है, कौन सा रोग
दूषित जल के सेवन से होता है। कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? आप विकल्प ले लीजिए। पहला विकल्प हैजा, दूसरा विकल्प है मलेरिया, तीसरा विकल्प है फ्लू और चौथा विकल्प आपका है तपेदिक। तो कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो हैजा रोग। हैजा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। अच्छा, बीब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से रोग फैलता है हैजा, और मक्खियों द्वारा फैलता है। यह मक्खियों द्वारा फैलता है। मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तपेदिक रोग का मतलब टीबी से है। टीबी या जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं, क्षय रोग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन हमारा था कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? तो हैजा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से मक्खियों द्वारा फैलता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तपेदिक जिसे हम टीबी रोग भी कहते हैं या क्षय रोग भी कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से यह रोग फैलता है। तो हमको लग रहा है इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम इधर दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? विकल्प आपका है 11 जुलाई, 15 अगस्त, अगला विकल्प है 31 अक्टूबर और अगला है 22 मार्च। तो देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस चाहे विश्व जनसंख्या दिवस पूछे तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब 15 अगस्त जो है यह तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो 31 अक्टूबर है यह राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब स्वतंत्रता दिवस से संबंधित देखिए कुछ पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। भारत में स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, भारत के अलावा विश्व के 5 देश अन्य हैं। 5 अन्य देश हैं जहाँ पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसमें 5 का नाम हम आपको इधर बता दे रहे हैं। एक है कांगो, दूसरा है लिechtenstein, तीसरा उत्तर कोरिया, चौथा दक्षिण कोरिया और 5वां बहरीन।
यानी स्वतंत्रता दिवस जो भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है, 15 अगस्त को 5 अन्य देश में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कांगो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, लेचेस्टीन यूरोप में है, उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप में, दक्षिण कोरिया ये भी एशिया महाद्वीप में, बहरीन जो है ये भी अरब प्रायद्वीप में, यानी एशिया महाद्वीप में। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला नंबर ले लीजिए, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? हम यहाँ लिख दे रहे हैं भारत का 5वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो पहला विकल्प इसमें दे रहा है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, दूसरा है बिहार, तीसरा है केरल और चौथा है महाराष्ट्र। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है तो यह है उत्तर प्रदेश। बिहार किस लिए मशहूर है? भारत का सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं जन घनत्व। भारत में किस राज्य में जन घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार में है। किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है, जो हमारा क्वेश्चन था, तो उत्तर प्रदेश में है। केरल में अगर पूछे तो सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। लिंगानुपात हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अच्छा, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमारा क्वेश्चन था कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था, तो सर्वाधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य पूछे तो बिहार है, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पूछे तो केरल है, और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला पूछे तो महाराष्ट्र है। अब देखिए इसका जनघनत्व जो है 1106 है प्रति वर्ग। जनघनत्व का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करने वाली जनसंख्या। लिंगानुपात का मतलब होता है ना पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो केरल में पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। तो यहाँ लिंगानुपात सबसे ज़्यादा हो गया। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। अब भारत का लिंगानुपात पूछे, भारत का लिंगानुपात तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। स्क्रीन कट रही है क्या? देखिए हमारा क्वेश्चन था भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछेगा तो बिहार है 1106। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात का मतलब ना पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं केरल में है। महाराष्ट्र किस लिए मशहूर है? सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। अब भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 382 है प्रति वर्ग किलोमीटर, और लिंगानुपात पूछे तो 1000 पर 943 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या अधिक है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से है? क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर
हुसैन का संबंध किस वाद्य से है? किस वाद्य से है? विकल्प है आपका सितार से, दूसरा विकल्प है तबला से, तीसरा है सरोद से और चौथा है बांसुरी से। तो हमारा क्वेश्चन है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से है? तो तबला से है, यानी उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाने वाले थे। अब सितार से जो है वो पंडित रवि शंकर हैं, पंडित रवि शंकर का संबंध सितार से है। सरोद से अमजद अली खां, अमजद अली खां। और बांसुरी से रहेंगे हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। यानी क्वेश्चन था कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से है? तो यह तबला बजाने वाले थे। सितार विकल्प में था तो इनका संबंध पंडित रवि शंकर हैं। और सरोद वाला जो पूछे तो अमजद अली खान है। और बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत में यातायात की शुरुआत का श्रेय किसे है? भारत में यातायात का शुरू, भारत में यातायात की शुरुआत का श्रेय किसे है? क्वेश्चन पूछ रहा है। विकल्प आपका है भारतीय शासक, भारतीय शासक, दूसरा विकल्प आपका है ब्रिटिश, तीसरा विकल्प है मुगल और चौथा है डच। तो भारत में यातायात की शुरुआत का श्रेय ब्रिटिश को जाता है। डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था 1854 में। और आपको मालूम है कि 1853 में भारत में प्रथम ट्रेन चली थी। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? सबसे अधिक चमकीला, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? विकल्प आपका है शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है मंगल। तो हमसे क्वेश्चन पूछा सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला के साथ साथ इसे सांझ का तारा, सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। इससे संबंधित और इसे पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। अगला इससे बन सकता है सबसे गर्म ग्रह है। और आगे बन सकता है इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। यानी शुक्र से संबंधित कितना इंपॉर्टेंट है? यह सबसे चमकीला ग्रह है, सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है, सबसे अधिक गर्म ग्रह कहा जाता है और पीला ग्रह कहा जाता है। यह तो शुक्र से संबंधित है जो आपके प्रश्न का आंसर है। बुध है, यह सूर्य से सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक, सबसे छोटा और सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला है। बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसे गुरु ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल जो है इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो हमको लग रहा है कितनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा
किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो विकल्प ले लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। दूसरा विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तीसरा विकल्प आपका है भगत सिंह, और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिया गया नारा का नाम था दुश्मन की गोली खाएंगे आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहेंगे। दुश्मन की गोली खाएंगे आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहेंगे। यह नारा चंद्रशेखर आज़ाद का था। सुभाष चंद्र बोस का नारा था जय हिंद और दिल्ली चलो। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। हमको लग रहा है क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा देने की कोशिश कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अब चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा नारा क्या दिया गया था? दुश्मन की गोली खाएंगे आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जय हिंद दिल्ली चलो, दो नारा इनके द्वारा दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था पूर्ण स्वराज। तो हमको लग रहा है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? क्वेश्चन है अगला, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा साझा करता है? राज्यों की सीमा साझा करता है। तो विकल्प में है आपका उत्तर प्रदेश, पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, यूपी। दूसरा है हरियाणा, हरियाणा। तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, और चौथा विकल्प है राजस्थान। तो भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर होगा आपका इसमें आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कुल मिला के 9 राज्यों से सीमा साझा करता है। हरियाणा जो है यहाँ पर महाभारत की लड़ाई हुई थी, महाभारत की लड़ाई, यानी कुरुक्षेत्र का मैदान यहाँ पर है। मध्य प्रदेश जो है यह सोया प्रदेश है, सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। और हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। इसे बाघ या टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। राजस्थान जो है आज़ादी से पहले इसको राजपूताना नाम से, राजपूताना के नाम से जाना जाता था। जितना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? विकल्प है पहला राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है आपका प्रधानमंत्री, और चौथा विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष।
तो देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, आंसर होगा इसका उपराष्ट्रपति। अब इसका अनुच्छेद या आर्टिकल पूछे तो 63 में उल्लेख है, राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 में उल्लेख है, प्रधानमंत्री का आर्टिकल 75 में उल्लेख है और लोकसभा अध्यक्ष का आर्टिकल 93 में उल्लेख है। अब इसमें राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य यह नहीं होता है और मतदान भी नहीं करता है, लेकिन पदेन सभापति के रूप में निर्णायक मत देता है, प्रधानमंत्री की हमेशा नियुक्ति की जाती है। परीक्षाओं में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति होती है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का आर्टिकल 93 में उल्लेख है। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष गढ़ मेला कहाँ लगता है? गढ़ मेला कहाँ लगता है? तो विकल्प आपका है अलीगढ़, दूसरा विकल्प है मथुरा, तीसरा विकल्प आपका गढ़ मुक्तेश्वर और चौथा विकल्प है बरेली। तो क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष गढ़ मेला कहाँ लगता है? तो गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है। यह हापुड़ जिला में पड़ता है। अब अलीगढ़ है तो इसको ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। सुरमा नगरी, बरेली सुरमा नगरी हो गई। बरेली को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। गढ़ मुक्तेश्वर में जो प्रतिवर्ष गढ़ मेला लगता है हापुड़ जिला में पड़ता है। मथुरा मशहूर क्यों है? क्योंकि सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। ताला उद्योग के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है। अब यहाँ मेला से संबंधित क्वेश्चन है तो हम लोग कुछ मेला से संबंधित और देख रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है। कुंभ मेला जो 12 साल पर लगता है और 6 साल पर अर्ध कुंभ मेला लगता है। भारत में कुल 4 जगह कुंभ मेला लगता है। 4 जगह कौन कौन है हम सबको देख ले रहे हैं। पहला हरिद्वार में, हरिद्वार यानी कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पड़ता है, गंगा नदी के तट पर। दूसरा यूपी प्रयागराज, गंगा यमुना के संगम पर यानी संगम पर लगता है। तीसरा मध्य प्रदेश उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। और चौथा महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट पर नासिक में।
तो यानी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन होता है? कुंभ मेला होता है, जो 12 साल पर लगता है और 6 साल पर जो लगता है इसे अर्ध कुंभ कहते हैं। भारत में कुल 4 जगह कुंभ मेला लगता है। देखिए, हरिद्वार यानी उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर, मध्य प्रदेश में उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, और महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इधर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन है? यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन है? विकल्प है आपके सामने, माता टीला बांध, माता टीला बांध। दूसरा विकल्प है आपका रामगंगा बांध। तीसरा विकल्प है आपका मेजा बांध, मेजा बांध। और चौथा विकल्प है रिहंद बांध, रिहंद बांध। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। माता टीला बांध जो है यह बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर ललितपुर में। माता टीला बांध बेतवा नदी पर ललितपुर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध तो आपका रामगंगा बांध हो गया। मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर है। रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर है। हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पाइए, हवा में कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? क्वेश्चन है, हवा में कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? विकल्प आपके सामने है आर्गन, दूसरा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। तो हवा में यानी वायुमंडल में कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है, यानी कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा तीसरा विकल्प है। अब नाइट्रोजन कितना परसेंट पाई जाती है? तो 78.08% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 20.95% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। 0.03% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और 0.93% आर्गन गैस पाई जाती है। अब नाइट्रोजन गैस का कार्य क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस अधिक है तो इसका कार्य क्या है? आग पर नियंत्रण, आग पर नियंत्रण का काम कौन करती है? नाइट्रोजन गैस करती है। आग जलाने का काम कौन करती है? तो ऑक्सीजन करती है। आग जलाने का काम। अच्छा, किसी वायु में अगर 15% से कम ऑक्सीजन रहेगा तो वह आग नहीं जला पाएगी। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक महत्व है? ऋग्वेद में किस देवता सर्वाधिक महत्व है? ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक महत्व है? विकल्प है वरुण, इंद्र, अग्नि, शिव। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व इंद्र देवता का है, क्योंकि 250 बार इनका उल्लेख है। इंद्र का शब्द का प्रयोग 250 बार है ऋग्वेद में। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि वेद कितने होते हैं? तो वेद जो हैं, वेद 4 होते हैं। हम यहाँ चारों को लिख दे रहे हैं। एक है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद
और चौथा जो है अथर्ववेद। तो 4 वेद हो गए। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है, होता कहा जाता है। इसका उपवेद जो होता है वो है आयुर्वेद, आयुर्वेद। उसी प्रकार यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्व्यु कहा जाता है। और इसका उपवेद जो होता है धनुर्वेद होता है। उसी प्रकार सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। इसका उपवेद पूछे तो इसका होता है गंधर्ववेद। उसी प्रकार सामवेद अथर्ववेद बच गया। इसका पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है, ब्रह्मा कहलाता है। और इसका उपवेद शिल्पवेद है, शिल्पवेद। तो देखिए हमारा क्वेश्चन था कि ऋग्वेद किस देवता का सर्वाधिक महत्व है, यानी ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक महत्व है। तो विकल्प था वरुण, इंद्र, अग्नि, शिव। तो इंद्र का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि ऋग्वेद में 250 बार इनका उल्लेख किया गया है। अब वेद वाली बात आ गई तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद है। इसके पुरोहित को होता कहा जाता है। इसका उपवेद आयुर्वेद होता है। उसी प्रकार यजुर्वेद जो है इसका पुरोहित अधर्व्यु कहलाता है, उपवेद धनुर्वेद कहलाता है। सामवेद का पुरोहित उद्गाता कहलाता है, इसका उपवेद गंधर्ववेद है। उसी प्रकार अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है और इसका उपवेद पूछे तो शिल्पवेद है। हाँ, यहाँ पर देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यह जो है इन तीनों को मिला के वेद त्रयी कहा गया है। वेद त्रयी का मतलब होता है कि सबसे पहले यह तीनों का उल्लेख हुआ था। तो वेद त्रयी, वेद त्रयी, वेद त्रयी कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों को मिला के वेद त्रयी कहा जाता है क्योंकि अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसकी शॉर्ट ले लीजिए, आगे हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, दूसरा विकल्प है देहरादून, तीसरा विकल्प है नई दिल्ली और चौथा विकल्प है इलाहाबाद। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है हैदराबाद में स्थित है। अब इसमें इसका नाम पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में हो गया। इसका नाम अगर पूछे तो नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम से है। स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। 15 सितंबर 1948 को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना की गई थी। यहाँ पर क्या किया जाता है? आईपीएस की ट्रेनिंग, आईपीएस को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र है? क्वेश्चन है किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का उल्लेख है?
क्वेश्चन है किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का उल्लेख है? विकल्प है आपका अर्थशास्त्र, दूसरा विकल्प है मनुस्मृति, तीसरा विकल्प है न्याय मीमांसा, चौथा विकल्प है सभी। तो किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में भी है, मनुस्मृति में भी है, न्याय मीमांसा में, यानी उत्तर आ जाएगा आपका डी वाला, सभी में। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन है यूपी यानी हमारे राज्य में 1090 किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? यानी उत्तर प्रदेश में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है हेल्पलाइन, दूसरा विकल्प है वुमेन हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, तीसरा विकल्प है वुमेन पावर लाइन, वुमेन पावर लाइन, और चौथा विकल्प है आपके सामने चाइल्ड केयर लाइन, चाइल्ड केयर लाइन। तो उत्तर प्रदेश में 1090 किस नाम से जाना जाता है? तो वुमेन हेल्पलाइन के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? क्वेश्चन है कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो विकल्प पहला है बम्बई, दूसरा है हुगली, तीसरा है मछलीपट्टनम, और चौथा विकल्प है चोल। तो कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो मछलीपट्टनम में पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, यहाँ पर डच उपनिवेश था। बाकी बम्बई, हुगली और चोल में जो है पुर्तगाली उपनिवेश था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है होशियारपुर, होशियारपुर, दूसरा विकल्प है इलाहाबाद, तीसरा है वाराणसी, और चौथा विकल्प है अहमदाबाद। तो भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ स्थित है? होशियारपुर में है। यह पंजाब में पड़ेगा, यह पंजाब में पड़ता है। चल पुलिस थाना का मतलब है कि पुलिस की व्यवस्था नागरिक के दरवाजे तक जाकर उनकी सहायता करना, यानी पुलिस जो है नागरिक के दरवाजे तक जाकर उनको सुविधा मुहैया कराती है। तो प्रथम चल पुलिस थाना हो गया। अगला क्वेश्चन किस मुगल शासक ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के, क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने मेवाड़ के राजा या मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र, महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र
राणा अमर सिंह से समझौता किया। क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया था? तो विकल्प है शाहजहां, पहला विकल्प है शाहजहां, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है कोई नहीं। तो महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता जहांगीर किया था। अब इसमें शाहजहां जो है इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर किस लिए मशहूर है? यह सबसे अनपढ़ मुगल शासक पूछे तो अकबर है, और सबसे महान पूछे तो अकबर है। मुगल, इसको हम लिख दे रहे हैं सबसे महान। अच्छा, इसमें एक और है, मुगल काल का संस्थापक तो अकबर है, सॉरी, मुगल काल का संस्थापक तो बाबर है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो अकबर है। वास्तविक संस्थापक, ध्यान दीजिएगा, मुगल काल का संस्थापक बाबर, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो अकबर है। जहांगीर को चित्रकला का पारखी कहा जाता है। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,